नमस्कार। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार बनाने का नाम भी नहीं है। लोकतंत्र उस भरोसे का नाम है जो एक आम नागरिक अपने राज्य, अपने कानून और अपने प्रशासन पर करता है। जब कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय का दरवाजा खटखटाता है तो वह सिर्फ एक आवेदन लेकर नहीं जाता, वह अपने साथ एक उम्मीद भी लेकर जाता है। उम्मीद की उसकी बात सुनी जाएगी, उम्मीद की कि उसके साथ न्याय होगा और सबसे बड़ी उम्मीद की अपने अधिकार की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन कथित तौर पर उसी अधिकार के बदले पैसे मांगे जाए तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं उठता, सवाल पूरी व्यवस्था पर उठता है। आज की कहानी सिर्फ 50,000 रुपये की नहीं है। आज की कहानी एक व्यवस्था की है, एक शिकायत की है, एक जन सुनवाई की है और उस भरोसे की है जो सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत पुल माना जाता है। बिहार में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एक मंत्री जनता की शिकायतें सुन रहे थे। सामने अधिकारी बैठे थे, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और तभी एक शिकायत पूरे माहौल का केंद्र बन गई। लेकिन क्या जो पहली नजर में दिखाई देता है वही पूरी सच्चाई भी होता है, या हर आरोप जांच की कसौटी से गुजरने के बाद ही सच या झूठ साबित होता है? आज हम न किसी पक्ष में हैं, न किसी विपक्ष में। हम सिर्फ तथ्यों के साथ हैं। जो जानकारी अब तक सार्वजनिक रूप से सामने आई है उसी के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा। इस कहानी को समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है। जन सुनवाई सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ कोई भी नागरिक अपनी शिकायत सीधे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख सकता है। किसी की पेंशन रुकी होती है, किसी का मुआवजा, किसी की सरकारी सहायता, किसी की भूमि से जुड़ी समस्या, तो किसी की प्रशासनिक शिकायत। सरकार का उद्देश्य होता है कि अगर किसी स्तर पर काम रुक गया है वहां सीधे हस्तक्षेप किया जा सके। यानी जन सुनवाई कागजों से ज्यादा लोगों की आवाज सुनने की एक प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी यही ऐसी शिकायत भी सामने आ जाती है जो पूरे सिस्टम पर बहस छेड़ देती है। दिन शनिवार बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जन सुनवाई चल रही थी। मंत्री लखिंद्र पासवान खुद लोगों से शिकायत सुन रहे थे। एक एक कर लोग अपनी समस्या बता रहे थे। इसी दौरान सीतामढ़ी निवासी कमलेश पासवान अपनी शिकायत लेकर मंत्री के सामने पहुंचे। उन्होंने जो आरोप लगाया मौजूद अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कमलेश पासवान का आरोप था कि SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि जारी करने के बदले उनसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। यहीं एक बार फिर यह बात दोहराना जरूरी है, यह फरियादी का आरोप है। इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। लेकिन इस शिकायत में एक बात और भी महत्वपूर्ण थी। यह आरोप किसी निजी विवाद से नहीं बल्कि सरकारी सहायता से जुड़ा था। यानी वह राशि जो नियमों के अनुसार एक पात्र लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए, उसके बदले कथित तौर पर पैसे मांगे जाने की बात कही जा रही थी। अगर ऐसा आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। लेकिन अगर आरोप सही साबित नहीं होते तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा। यही कारण है कि इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जांच। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मंत्री ने सिर्फ शिकायत सुनकर फाइल आगे बढ़ाने की जगह ऐसा कदम उठाया जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे मामले को राज की सुर्खियों में ला दिया। सीतामढ़ी के कमलेश पासवान ने जन सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली सरकारी अनुदान राशि जारी करने के बदले उनसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। यह एक गंभीर आरोप था, लेकिन हर आरोप अपने आप सच नहीं हो जाता और यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। अक्सर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज होती है, अधिकारी नोट बनाते हैं, फाइल तैयार होती है, फिर
जांच का इंतजार होता है। लेकिन इस बार घटनाक्रम कुछ अलग था। मंत्री लखेंद्र पासवान फरियादी की पूरी बात सुनी। उन्होंने कुछ देर तक शिकायत के बारे में जानकारी ली और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसकी शायद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, फोन लगाइए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फरियादी ने वहीं अपने मोबाइल से फोन मिलाया। यह कोई रिकॉर्डेड स्टूडियो नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं। यह एक सामान्य जन सुनवाई थी, लेकिन अब सबकी नजर उस फोन कॉल पर थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोप है कि फोन उठाने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर ने फिर से रुपयों की मांग दोहराई। अगर जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक मामला होगा। लेकिन अगर जांच में आरोप सही नहीं पाए जाते तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम शब्द है निष्पक्ष जांच। फोन खत्म हुआ, कमरे का माहौल बदल चुका था। अब मंत्री ने सीधे सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी से बात की। उन्होंने संबंधित कर्मचारी की जानकारी मांगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें बताया गया कि आरोपित व्यक्ति विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। इसके बाद मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 1 घंटे के भीतर निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने और पूरे मामले की जांच कराने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर कार्रवाई में अनावश्यक देरी हुई, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। यहीं से यह मामला जन सुनवाई के कमरे से निकलकर पूरे बिहार की सुर्खियों में पहुंच गया। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या एक फोन कॉल किसी व्यक्ति को दोषी साबित कर देता है? जवाब है नहीं। भारतीय कानून और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दोनों यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हर आरोप साक्ष्यों की कसौटी पर परखा जाता है। जांच एजेंसियां बातचीत, दस्तावेज, परिस्थितियां और अन्य उपलब्ध तथ्यों को परीक्षण करती है। इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसीलिए इस मामले में भी अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि यह आरोप किसी बंद कमरे में नहीं लगा। यह सार्वजनिक जन सुनवाई में मंत्री की मौजूदगी में सामने आया। दूसरी बात, शिकायत एक ऐसी योजना से जुड़ी थी जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है। यानी अगर ऐसी योजनाओं को लेकर रिश्वत के आरोप लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ती है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो। इस पूरे मामले ने एक बड़ा प्रश्न हम सबके सामने रखा है, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में बिना किसी बाधा के जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? क्या शिकायत निवारण व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर शिकायत समय पर सुनी जा सके? और क्या ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई जनता का भरोसा और मजबूत करती है? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक मामले से नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें पूरे सिस्टम को समझना होगा। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत सरकारी सहायता आखिर मिलती कैसे है? अनुदान राशि जारी होने की पूरी प्रक्रिया क्या है? कहां और कैसे देरी हो सकती है? और ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए इतने गंभीर क्यों माने जाते हैं? नमस्कार।